तो हम मुख्य रूप से इस बात को देख रहे हैं कि मानव रूप में जब अपना अध्ययन करते तो दिखता है कि मैं हूँ और मेरा शरीर है, मेरा और मेरे शरीर का देखे सहअस्तित्व है। इसको इस रूप में अध्ययन किया जा सकता है कि मेरी जो क्रियाएं हैं, मेरे शरीर की जो क्रियाएं हैं, उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरे शरीर की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भी अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो हमने ये भी देखा था कि ये शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम शरीर पे तो बहुत सारा ध्यान देते ही है। जो मेरी ज़रूरतें हैं जो कि निरंतर है, उसको पूरा करने के लिए भी कितना ध्यान देते हैं, ये भी एक सोचने का मुद्दा तो है। तो हमने ये भी देखा था कि ये जो शरीर की ज़रूरतें हैं उसको देखेंगे तो वो समय में, मात्रा में सीमित है। जैसे खाने को देखेंगे तो समय में भी सीमित है, चूँकि हम दिन भर नहीं खा सकते, कुछ टाइम ही खाएंगे। मात्रा में भी देखेंगे तो सीमित है कि एक क्वांटिटी से अधिक खाना शरीर के लिए ठीक भी नहीं है और खाना चाहे तो भी खा नहीं सकते। तो समय में भी, मात्रा में भी, दोनों में ये सीमित है। मेरी जो ज़रूरत है भाव की, सही समझ की, वो देखेंगे तो निरंतर है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीने को ऑब्जर्व करें तो दिखता है कि जो सामयिक रूप से चाहिए उसके लिए निरंतर लगे हुए हैं, और जो निरंतर चाहिए उसके लिए कभी कभी समय निकाल लेते हैं। तो जो ज़रूरतें हैं सामयिक है, समय समय पर चाहिए, उसको पूरा करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और जो ज़रूरतें ऐसी है जो निरंतर चाहिए, उसको पूरा करने के लिए कभी कभी समय, अनुकूलता मिल जाती तो समय निकाल लेते हैं। जबकि डिनाई किसी को भी नहीं कर रहे, कह रहे कि दोनों की ज़रूरतों को पूरा करना है, दोनों के लिए एफर्ट लगाना है। बार बार इस उदाहरण को भी देते रहता हूँ, ध्यान में भी रखता हूँ कि कहीं हमको किसी शादी ब्याह में जाना है ना, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना है, तो ये इसका श्रृंगार कितना हुआ है, ये कितना ठीक है, इसको तो हम बहुत जांचते ही है। आईने के सामने काफ़ी समय खड़े रह करके या कम से कम एक बार तो नज़र डाल ही लेते हैं आईने में कि ये ठीक है नहीं है, शादी ब्याह में, सामाजिक प्रसंग में जाने के लिए, जाने से पहले। कभी इसको भी देखते हैं क्या कि यहाँ चीज़ें ठीक है कि नहीं है? नहीं। जबकि आप उस सामाजिक कार्यक्रम में जाके, उस शादी ब्याह में जाके जो व्यवहार करने वाले हैं, वहाँ संबंध का निर्वाह कैसे करेंगे, कैसे सभी के साथ जिएंगे, वो निर्भर किस पर निर्भर करता है? इसका श्रृंगार ठीक है इस पर, ये व्यवस्थित है इस पर, या इसके व्यवस्थित होने पर? मैं पर है ना? तो यहाँ भाव में जितनी व्यवस्थितता है, यहाँ विचारों में जितनी संगीतमयता है, उतना वहाँ व्यवहार ठीक होना है। तो थोड़ा ध्यान इस पर भी दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल के आईने के सामने खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं है, रास्ते में ही देख सकते हैं जाते जाते। ठीक है, तो इसको तो ऑब्जर्वेशन करना ही है, जिसको हम सुबह भी अभ्यास सत्र के रूप में प्रैक्टिस करने का ट्राई कर ही रहे कि कैसे इसको अच्छे से देखें। ये जो शरीर है वो भी कोई ऐसी निकम्मी चीज़ तो है नहीं, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो उसके साथ भी व्यवस्था में जी सके, उसके साथ भी जिम्मेदारी को पहचान सके, उसका निर्वाह कर सके, उसको थोड़ा देखते हैं। तो उसको कहते हैं कि हम शरीर के साथ व्यवस्था में कैसे जी पाए। उसमें मुख्य रूप से इस सत्र में हम समृद्धि पर और शरीर के स्वास्थ्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो उस चर्चा को मैं थोड़ा रख देता हूँ आपके सामने। तो देखते हैं कि मेरा साधन जो है वो शरीर है, जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग सदुपयोग से मैं व्यवहार करता हूँ, कार्य करता हूँ, व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, इन शॉर्ट मैं जीता हूँ। शरीर जो है वो जड़ है, ये काल में भी सामयिक है, ये काल में, समय में देखे तो निरंतर है। इसकी ज़रूरतों को भी देखे तो वो भी समय में सामयिक है, इसकी ज़रूरतें समय में निरंतर है। शरीर के भी स्वास्थ्य को बनाए रखना है, शरीर के साथ भी जिम्मेदारी से जीना है,
ये भाव जब हम में विकसित होता है तो उस भाव को कहते हैं संयम का भाव। शरीर के पोषण संरक्षण के बारे में, शरीर के सदुपयोग के बारे में गंभीरता से सोच पाता हूँ तो उस भाव को कहते हैं संयम का भाव, कि मैं शरीर का सदुपयोग करने के लिए तत्पर हूँ। शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो करना बनता है वो भी जिम्मेदारी से, ध्यान रख के, सजगता से करता हूँ, तो वो संयम का भाव है। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? तो स्वास्थ्य की दो परिभाषा देते हैं। एक ये कहते हैं कि शरीर जो है वो मेरे अनुसार कार्य कर पाता है, मतलब मैं जो सूचना उसको देता हूँ उस सूचना को एग्जीक्यूट करके वो ठीक से बाहर काम कर पाता है, तो ऐसे शरीर को हम कहते हैं कि ये स्वस्थ शरीर है। तो जैसे एक उदाहरण देखें तो मैं यदि कहता हूँ शरीर को कि मेरा हाथ ऊपर उठाना है ना, शरीर यदि हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा तो ऐसे शरीर को क्या कहेंगे? अस्वस्थ है, बीमार है। तो मेरी यदि ये आशा बन रही है कि मैं यहाँ से चल के वहाँ जाऊँ बट शरीर चल नहीं पा रहा तो वो बीमार शरीर है। तो मेरी आशा के अनुसार, मेरी सूचना के अनुसार शरीर काम कर पाए तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहते हैं। दूसरी व्याख्या को देखेंगे तो वो है कि शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग के बीच जो व्यवस्था है, जो तालमेल है, जो सुमेल है, वो बना रहे। तो उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे जीभ है, जीभ पर कोई वस्तु तो आ रही है, जीभ उसके स्वाद को सेंस कर रही है, लेकिन वो स्वाद ब्रेन तक ले जाने का जो तंत्र है उसमें कहीं डैमेज है, तो वो स्वाद मुझे रिसीव नहीं हो रहा। तो मतलब जीभ तो अपना काम कर रही है बट वो पूरी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, तो ऐसे शरीर को अस्वस्थ शरीर कहेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि शरीर की स्वास्थ्य की ये जो परिभाषा है इसको बहुत ठीक से सोचने की ज़रूरत है कि ये शरीर मेरे अनुसार कार्य कर पाता है और शरीर के हर अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहती है। इसी को हम आज के दिन स्वास्थ्य मान रहे हैं या हमारे लिए स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ और है? तो जैसे क्या हो सकती है और परिभाषा है? तो बहुत दुबला पतला दिखना स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहना है। ये सारे मसल फूले हुए हो, वो स्वस्थ शरीर है ना। इसको स्वस्थ शरीर कहेंगे या इसको स्वस्थ शरीर कहेंगे, ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। नहीं, हम किसको मान रहे हैं कि ये स्वस्थ शरीर है? जो मेरे अनुसार काम कर पाता है और जिसके हर एक अंग प्रत्यंग में व्यवस्था है उसको स्वस्थ शरीर कहते हैं, या जो स्लिम एंड स्ट्रिम दिखता हो, स्लिम एंड ट्रिम एंड बहुत उसका मसल वसल फूला हुआ हो, उसको स्वस्थ शरीर मानते हैं? जो मेरे अनुसार काम करेगा वही शरीर स्वस्थ है ना जी। लेकिन स्वास्थ्य के लिए जब प्रयास करने जाते हैं तो कौन सी व्याख्या को ध्यान में रख के करते हैं? अच्छा दिखूं मैं शरीर के ऊपर। ठीक से देखें तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मेरे में क्या होना जरूरी है? तो मेरे में वो भाव होना जरूरी है कि शरीर मेरा साधन है, तो इस साधन के प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका शरीर सही से पोषण संरक्षण भी करूं और उसका सदुपयोग भी करूं। यदि मेरे में ये भाव बना है तो मैं शरीर को स्वस्थ बनाए रख पाता हूँ। यदि मेरे में संयम का भाव नहीं है तो मैं शरीर को सदुपयोग के लिए नहीं, उसके पोषण संरक्षण के अर्थ में सोचते हुए नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग करते हुए भोग के लिए उसको प्रयोग करता हूँ। ठीक है। क्या लगता है कि जब भोग के लिए शरीर को प्रयोग किया जाता है तो वो स्वस्थ रह पाता है या बिगड़ जाता है? बिगड़ जाता है। तो अपने में देखे तो क्या होना बनता है? तो मेरे में संयम का भाव हो, शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी, सदुपयोग की जिम्मेदारी हो और उस तरह से जी के मैं शरीर को स्वस्थ बनाए रख पाऊँ। ठीक, इसको और ठीक से देखेंगे कि जब आप में संयम का भाव है और आप शरीर का पोषण करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो आहार से ही पोषण करेंगे उसका। तो ये पोषण के लिए आहार चाहिए तो अनलिमिटेड चाहिए कि लिमिटेड चाहिए? लिमिटेड चाहिए। लिमिटेड चाहिए। यदि भोग के लिए आहार चाहिए तो अनलिमिटेड चाहिए।
तो फिर वो उसकी सीमा नहीं है। वैसे ही देखेंगे कि शरीर के संरक्षण के लिए आपको कपड़ा और आवास तय करना है। मतलब आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे घर में रहेंगे, ये शरीर के संरक्षण के लिए तय करना है तो आप तय कर पाएंगे। जी। ऐसे ही देखेंगे कि शरीर का सदुपयोग करने के लिए जो बाकी साधन चाहिए, जैसे मेरे गले की एक रेंज है, तो अब ये जो माइक उपयोग कर रहा हूँ वो एक साधन है जिससे ये गले की रेंज से भी ज़्यादा आवाज़ निकल सके ना। तो ये सदुपयोग के अर्थ में सोचेंगे तो घर में या मेरी ज़िंदगी में मुझे कितने बाकी साधन चाहिए वो भी तय किया जा सकता है। जैसे पैर की अपनी एक सीमा है, तो साधन रूप में आप गाड़ी, बाइक सब प्रयोग कर सकते हैं, बट वो शरीर का सदुपयोग करने के अर्थ में सोच रहे तो आप तय कर पाएंगे कि कितना चाहिए। जरूरतों के आधार पर। हाँ, तो यही यहाँ कह रहे हैं कि यदि इसको आप संयम के भाव से सोचते हैं तो इन सारी ज़रूरतों को तय करना संभव है। आप गिन सकते हैं आपको एक दिन में कितना खाना चाहिए, तो हफ्ते भर में कितना चाहिए, तो साल भर में कितना चाहिए, तो पूरे परिवार में कितना खाना चाहिए, गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता, जरूर। वैसे देखें तो कपड़े कितने चाहिए, घर कितना बड़ा चाहिए, ये भी तय किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि शरीर के संरक्षण के लिए सोच रहे तब। ठीक है ये? जी। तो इस रूप से देखेंगे तो सुविधा कितनी चाहिए उसको तय किया जा सकता है ना। और जब इसको तय कर लेते हैं और जितना चाहिए उससे अधिक पा लेते हैं, तो उसी भाव को क्या कहते हैं कि मैं समृद्ध हूँ। ठीक है, क्या व्याख्या कर रहे समृद्धि की कि आवश्यकता से, आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि, उत्पादन का भाव। हमको परिवार में जितना चाहिए उससे अधिक हमारे पास है, उत्पादन का भाव मतलब उससे अधिक हम आगे जुटा भी लेंगे, पैदा कर भी ले रहे हैं, ये भाव है तो कह रहे कि हम समृद्ध है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो बात है, एक बात है आवश्यक सुविधा, दूसरा है उससे अधिक तय करना। तो एक है सुविधा कितनी चाहिए ये तय कर पाए, दूसरा है उसको जुटा पाए। तो ये प्रश्न पहले भी एक बार पूछ चुके हैं, मैं फिर एक बार पूछ लेता हूँ, ये दोनों काम जरूरी है, लेकिन दोनों में से पहले कौन सा करना बनता है? सुविधा जुटाना शुरू करे या सुविधा कितनी चाहिए ये तय करे? सुविधा कितनी चाहिए आवश्यक है, कितनी आवश्यकता है। जी, तो सुविधा कितनी चाहिए ये तय करना एक नंबर पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे रखते हैं कि उसको जुटा पाए, उससे अधिक जुटा पाए। ये ठीक है जी। आज के दिन हम समृद्धि के लिए इसी क्रम में प्रयास कर रहे हैं या पहला वाला किया ही नहीं है और दूसरा करने लग गए, क्या स्थिति है? दूसरे वाले पे चल रहे हैं, पहले वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। तो ये बाकी लोग भी बता सकते हैं। बाकी लोग क्या हो गया, थोड़ा ऑडियंस बन के बैठ गए कि ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं, इससे कुछ निकलेगा। तो क्या लग रहा है कि हम आज दिन जो कर रहे हैं, सुविधा कितनी चाहिए इसको तय करके फिर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, या तय किया नहीं है और जुटाने में लगे हैं? तो यदि तय किया है तब तो एक लेवल के बाद लगेगा कि हाँ हो गया, है ना। देखेंगे तय कैसे होगा, तो सही समझ से, तो समझदारी होगी तभी तो आप तय कर पाएंगे कि इतना चाहिए। और जुटाएंगे कैसे, तो सही हुनर से। तो ये दोनों काम देखेंगे तो जरूरी है कि कितना चाहिए ये सही समझ से तय कर ले, जितना चाहिए उससे थोड़ा अधिक सही हुनर से जुटा ले। इतना काम कर ले रहे परिवार में तो ये कह सकते कि हम समृद्ध हैं। तो जैसे इसका उदाहरण जो हम लोग बार बार देते रहते ना, एक गिलास ये है ना,
मुझे पता है कि ये 200 ml का ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास ये है, ये भी 200 ml का ही है, ऐसे देखे तो टूटा हुआ ना हो तो। अब आप मुझे कह रहे हैं कि हमको ग्लास भरने हैं। अब ये ग्लास मुझे भरना है तो मुझे एक जग में कितना पानी लेना पड़ेगा? निश्चित किया, निश्चित निश्चित 200 ml ले लूँ तो भर जाएगा, 200 से थोड़ा अधिक ले लिया तो लगेगा छलक गया, बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए। इसको भरने के लिए कितना पानी लूँ? पूरा ग्लास, पूरा जग खाली कर दूँ तो भरेगा? मेरे परिवार के सारे लोग मिलके भरने लगे तो भरेगा? नेक्स्ट पीढ़ी को भी भरने में लगा दूँ तो भरेगा? दादा, माँ बाप, बच्चे सब मिलके भरने में लग जाए तो भरेगा? नहीं भरेगा ना। पूरा समंदर उड़ेल दे अंदर तो हम जो आज के दिन अपने घर को भरने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। यदि घर में ज़रूरतों का निश्चित एक आकलन हुआ है कि हमको इतना चाहिए, एक लेवल के बाद घर में लगेगा कि हाँ हो गया, समृद्ध हो गए। लेकिन हमने तय ही नहीं किया कि हमको कितना चाहिए, तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लेने के बाद भी, बहुत कुछ डाल देने के बाद भी लग रहा है कि खाली है। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आज के दिन हम अपने घरों को वस्तुओं से भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, मन ऐसा का ऐसा ही खाली रह रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा? ऐसे ही हो रहा है, मन कभी भरता नहीं है, मन की पूर्ति कभी होती नहीं है, मन की आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। और क्या ना, क्योंकि ठीक से देखेंगे तो आपके लिए सुविधा कई बार आप भी तय नहीं कर रहे, ये पड़ोसी तय कर रहा है कि आपके घर में क्या नया आएगा, आपके दोस्त तय कर दे रहे हैं कि आपको क्या नया खरीदने की ज़रूरत है। आपका ये जो फ़ोन है अभी भी चल सकता है या नया लेने की ज़रूरत है, ये आप तय कर रहे हैं, मार्केट तय कर रहा है। आपके घर में जो सोफ़ा है वो अभी भी चल सकता है या पुराना हो गया है, आप तय कर रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार तय कर दे रहा है। आपके पास जितने कपड़े हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, ये आप तय कर रहे हैं, आपके दोस्त लोग तय कर रहे हैं, आसपास वाले तय कर रहे हैं। ऐसे तय करने का कोशिश करेंगे तो कभी समृद्धि का भाव आ पाएगा या हर वक्त ये लगेगा कि कम पड़ रहा है? तो ठीक से देखेंगे तो सही समझ का होना भी जरूरी है कि जिससे हम स्वतंत्र रूप से ये तय कर पाए कि हमको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कितना चाहिए। जितना चाहिए उसको तय कर ले, और जो भी हमारी स्किल है, जो भी हुनर है, उससे हम जुटा ले, उससे थोड़ा अधिक जुटा ले। उससे अधिक की बात बार बार क्यों कर रहे? क्योंकि हमको डर ना बना रहे, एकदम उतना ही करके रखेंगे तो एक डर भी बना रहता है, तो उससे थोड़ा अधिक भी कर ले कि घर पे मेहमान आ गए तो पानी पिला के थोड़ी ना वापस भेजेंगे, उनका भी तो सोचेंगे। समाज में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ भी कुछ लगाएंगे, तो वो सबका हिसाब करके थोड़ा अधिक कर ले। ठीक। एक और प्रश्न जो आज के दिन चलता है, जिस पे भी मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना चाहिए, ये समृद्धि तय करने जाएंगे तो ये व्यक्ति के लेवल पे तय होगी कि परिवार के लेवल पे तय होगी? इस पर भी ठीक से सोचना चाहिए। एक व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा या परिवार के लेवल पे समृद्धि डिफाइन होगी? तो परिवार के लेवल पे समृद्धि क्यों तय होती है, इसको अभी भी ओपन रख के चलिए, अभी बहुत चर्चा उस पर नहीं कर रहे, इस पर भी सोचिए कि अकेला व्यक्ति समृद्ध क्यों नहीं हो सकता।
ये परिवार समृद्ध हो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। इसको लेके एक और बात भी हमने कही थी कि जो व्यक्ति समृद्ध है वो सदुपयोग का, दूसरे के पोषण का सोचेगा, और जो दिखता भले है कि अमीर है बट वो अभी भी संग्रह किए जा रहा है, अभी भी वो दूसरों का शोषण करने में लगा है, तो उसको कहेंगे कि है तो वो दरिद्र। समृद्धि का भाव तो अभी उसमें नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है और चाहिए किसी भी तरह से। ये भैया जो पारिवारिक समृद्धि की जो बात करी है आपने, तो इसमें यह है कि उसने हस्बैंड ने तो सोच रखा है कि जो है समृद्धि का भाव आ गया है, उसने तो सारा कैलकुलेशन कर लिया है। उसके बाद में जो है वाइफ ने भी अपना कैलकुलेशन कर रखा है कि ज्वेलरी कितने में आएगी, है ना, तो फिर वो मैच होगा नहीं वहाँ पे। तो इसलिए उसको पारिवारिक स्तर पे देखना है कि जो समझ मुझ में सुनिश्चित हुई है वो परिवार के बाकी जो लोग हैं उनके अंदर भी सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ देखेंगे कि हम यदि शरीर के उपयोग सदुपयोग के लिए, मतलब शरीर के पोषण संरक्षण के लिए वस्तु को लाना चाहते हैं तो तय किया जा सकता है। इससे अन्यथा में देखेंगे कि हमको कुछ नया चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आप यदि शरीर के संरक्षण के लिए कपड़े ले रहे हैं, उस तरह से कपड़े की आवश्यकता को निर्धारित कर रहे हैं, तब तो आप तय कर पाएंगे कि कितने कपड़े चाहिए। लेकिन आप उससे ऐसा कपड़ा पहन लेके जिससे सुखी हो जाए, कुछ नया हो जाए, तो नए डिजाइन तो इतने आते रहते कि आप कहीं रुकेंगे ही नहीं, है ना। और संग्रह को देखे कि संख्या में कितना चाहिए, तो सामान्य गणित भी जानता हो उसको भी पता है कि संख्या का कोई अंत नहीं है ना। तो अब कहाँ जाके संग्रह को स्टॉप करेंगे, तो वो भी तय नहीं हो पाता, वो भी तय नहीं हो पाता। तो शरीर को स्वस्थ रखने के हिसाब से यदि आवश्यकताओं को तय करेंगे तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य है क्या और स्वस्थ कैसे रहा जाए। स्वास्थ्य की परिभाषा तो हमने देख ली, लेकिन स्वस्थ रहने के ये कुछ कार्यक्रम भी है जिसको हम प्रस्ताव रूप में रख रहे हैं। और आपसे पूछेंगे कि आपको किससे स्वस्थ रहना ज़्यादा ठीक लगता है, उस तरह से स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। तो मैं एक एक करके सभी को पहले समझा देता हूँ कि ये क्या कहा है ना। तो स्वस्थ रहने के तरीके में एक लिखा है आहार और एक लिखा है विहार। आहार देखेंगे किसको कह रहे हैं, तो भोजन तो है ही जो हम लेते हैं, पानी भी, हवा भी, सूर्य प्रकाश भी, ये सारी चीज़ें जो हम इनपुट के रूप में, इंटेक के रूप में लेते हैं, उस सभी को कह रहे हैं आहार। तो आहार का मतलब है आप खाना जो खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश कितना ले रहे हैं, मिट्टी का स्पर्श कितना कर रहे हैं, ये सारी इंद्रियों से जो इनपुट लेते हैं उस सभी को क्या कह रहे हैं, आहार। ठीक, इसको कह रहे हैं तो आपकी जीवन शैली कैसी है, मतलब बहुत सिंपली कहे तो आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, दिन भर में आपका जो रूटीन रहता है वो किस तरह का रहता है, कैसी आप जीवन शैली को फॉलो करते हैं। तो ये लिखा है आहार और विहार। दूसरा लिखा है श्रम और व्यायाम। तीसरा लिखा है आसन और प्राणायाम। चौथा है औषधि और पांचवा है या तो रेगुलर औषधि या फिर ऑपरेशन। ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये एक तो उठ सकता है कि ये श्रम में और व्यायाम में डिफरेंस क्या है। भाई आप कब कहेंगे कि आप श्रम कर रहे हैं, आप कब कहेंगे कि आप व्यायाम कर रहे हैं। तो उसका बहुत सिंपल जो फर्क है वो ये है कि श्रम उसको कह रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ उत्पादन हो रहा है। व्यायाम उसको कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं बट उससे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। श्रम उसको कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और कुछ उत्पादन हो रहा है उससे। तो उदाहरण के रूप में आप खेत में जाके कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ उत्पादन हो रहा है। आप लकड़ी पे काम करके कुछ कुर्सियां बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो कुछ उत्पादन हो रहा है। आप ऐसे ही कुछ मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन कुछ नहीं हो रहा,
उसको कह रहे हैं आप व्यायाम कर रहे हैं। ठीक। तो आज के दिन आप देखेंगे तो मैं बार बार इस उदाहरण को बताते रहता हूँ कि मार्केट में 2 तरह की साइकिल मिलती है। एक साइकिल वो है कि जिस पर आप चढ़ते हैं, पैडल मारते हैं, कहीं दूर जा कर के उतरते हैं। दूसरी साइकिल ऐसी है कि जिस पर आप चढ़ते हैं, बहुत पैडल मारते हैं, पसीना पसीना होके वहीं के वहीं उतरते हैं, है ना। ये दोनों तरह की साइकिलें मिलती है ना। एक वो है कि जिस पर चढ़ के पैडल मारते हैं तो आपको दूर ले जाती है, आप दूर जाके उतरते हैं। एक वो है कि जिसमें आप वहीं के वहीं उतरते हैं। क्या लगता है कौन सी साइकिल चलाना ज़्यादा ठीक है? और हम ज़्यादा विकसित, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा समझदार किसको मानते हैं? ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस किसको मानते हैं? पहली वाली चलाता है उसको, दूसरी वाली चलाता है उसको। हाँ, सेम वैसे ही देखेंगे तो एक किसान है जो लोहा उठाता है और बहुत लोगों के लिए अनाज उगा देता है ना। एक किसान का लड़का है जो लोहा उठाता है और बहुत लोगों के लिए अनाज उगा देता है। एक और लड़का है जो बहुत लोहा उठा उठा के वहीं रख देता है वापस। लोहा ऊपर नीचे कर करके वहीं वापस रख के आ जाता है। हम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा विकसित, ज़्यादा समझदार किसको मानते हैं? ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस किसको मानते हैं? तो ये देखिए तो फर्क है श्रम में और व्यायाम में। आसन प्राणायाम वो है कि जब आप श्रम व्यायाम बहुत नहीं कर पाते तो किसी तरह के आसन और प्राणायाम करके शरीर को कुछ आप एक्सरसाइज दे देते हैं। औषधि तो वो है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो दवाई लेके उसको ठीक कर ले रहे, है ना। और ये उपचार और ऑपरेशन तो वो हो गया कि अब शरीर को काटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, है ना, चीर फाड़ करनी पड़ेगी। तो इन सभी में आपको क्या लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रायोरिटी वाला उपाय कौन सा होना बनता है आपके अपने लिए? एक ऑप्शन तो ये है आहार विहार और श्रम, ये जो ग्रे कलर के बॉक्स में है वो। दूसरा है ये बाकी पीले में है वो। तीसरा ये लाल वाला। चौथा ये काला वाला। इनमें से कौन सा उपाय आपको लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा उपाय है? उसके बाद ये वाला। तो ठीक से देखें तो आहार विहार हम रेगुलर मेंटेन कर ले रहे हैं और थोड़ा बहुत श्रम भी कर ले रहे हैं, इससे स्वास्थ्य को मेंटेन किया जा सकता है। हाँ, यदि ये 3 चीज़ें आप ठीक मेंटेन कर ले रहे तो स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यदि आप ये 3 चीज़ों को ठीक मेंटेन नहीं कर पा रहे, यदि इन तीनों में आपको कहीं कोई गड़बड़ दिख रही है, तो यह है कि थोड़ा व्यायाम कर ले, थोड़ा आसन प्राणायाम कर ले, इससे पूरा कर ले उसको। यदि इससे नहीं हो रहा तो इससे कर लिया जाए ना। यहाँ तक जी रहे इस पूरे बॉक्स में जो पीले कलर के रंग में है, तब भी ये कहेंगे कि आप स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। यदि इसमें भी आप गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसमें भी आप जिम्मेदारी से नहीं इसको निभा पा रहे हैं और शरीर में कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है, तो ये उपाय है कि भाई थोड़े टाइम के लिए औषधि लेके शरीर को वापस व्यवस्था में ला दिया जाए और वापस यहाँ चला जाए। क्या कह रहा हूँ मैं कि यदि इसमें आप चूक कर ही दे रहे हैं, इसमें ठीक मेंटेन नहीं कर पा रहे और कहीं गड़बड़ हो जा रही है, तो थोड़े टाइम के लिए औषधि लेके शरीर को थोड़ा हेल्प कर दिया जाए कि वो व्यवस्था में वापस आ जाए। व्यवस्था में वापस आ जाता है तो फिर यहाँ लौट सकते हैं, फिर इससे मेंटेन किया जाए। ये तो वो जगह है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपने इसको इतना खराब कर लिया,
औषधि ले लेके भी वापस नहीं जा पाए, इसमें भी ठीक मेंटेन नहीं कर पाए, तो अब या तो आप परमानेंट दवाई लेते रहिए या आप ऑपरेशन करा के उस अंग को निकलवा ही लीजिए या कुछ और करा लीजिए। तो इसलिए मैंने आप सबसे पूछा, तो आप लोगों का भी कुछ यही कहना बनता है कि पहला प्रोग्राम तो ये है, और इन दोनों में भी प्रायोरिटी दे तो आहार विहार और जीवन शैली। दूसरा ये है, और ये तो बहुत लास्ट वाला, ठीक, बट मैं ये भी कहूँगा कि इसमें भी सोचने की ज़रूरत है कि आज के दिन स्वास्थ्य के नाम पे स्वस्थ रहने के लिए हम इन तीनों में से कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा करते हैं। स्वस्थ रहने की जब भी बात आती है तब हम तीनों में से कौन से पे सबसे ज़्यादा निर्भर है। सब अपने लिए सोच सकते हैं ना कि सिर्फ इसी से हो सकता है ना, या इसकी कंपलसरी ज़रूरत है ही। यदि नहीं है तो हम किस पे सबसे ज़्यादा निर्भर है आज के दिन। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा निर्भर तो इस पर है, और इस पे जाने में भी हमको कोई संकोच नहीं होता, जबकि सिर्फ इसी पे निर्भर रहना पड़ता है और यहाँ भी जाने में संकोच नहीं है। तो क्या लगता है, हम शरीर के साथ जिम्मेदारी से जी रहे हैं या गैर जिम्मेदारी से जी रहे हैं। और ठीक से देखें तो ये आहार विहार को ही आज के दिन हमने ऐसा करके रखा है ना। जब कॉलेज में मैं पढ़ता था तो हम लोग कॉलेज से छूट के निकल रहे थे, तो पास में मेरी एक दोस्त चल रही थी, तो उसने अपनी बैग ऐसे घुमा के आगे लाई और उसमें से एक चॉकलेट निकाली। फिर वो खाने जा रही थी तो उसने मुझे दे दी। मैंने कहा भाई बड़ी उदार हो तुम, पूरी चॉकलेट मुझे दे दी तो फिर चले, पीछे से एक और दोस्त आया तो फिर बैग आगे लाई, अंदर हाथ डाल के एक और चॉकलेट निकाल के उसको दे दी। मैंने कहा तुम क्या खाओगी, 2 चॉकलेट तो हम दोनों को दे दी। तो फिर बैग आगे लाई, हाथ डाल के एक और चॉकलेट निकाली। मैंने कहा कितनी चॉकलेट लेके घूम रही हो। तो ऐसे बैग खोल के दिखाया तो पड़ी थी बहुत सारी। तो मैंने कहा इतनी सारी चॉकलेट खाती हो। तो जो पास में दोस्त था वो बोली इतनी सारी चॉकलेट खाती है, ऐसा नहीं, वो सिर्फ यही खाती है यही उसका आहार है, इसी पे चल रही है वो अच्छा, मेरे एक दोस्त का मैं सुबह जग के देखा तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा था। तो सुबह लगभग 4:30 बजे मैसेज आया था उसका। तो फिर जब उससे बात हुई तो मैंने कहा भाई बड़े जल्दी जगते हो तुम, 4:30 बजे जग जाते हो। तो बोले नहीं नहीं, सोने से पहले मैसेज किया था। तो विहार की भी ये स्थिति है जीवन शैली की। बोले सोने से पहले मैसेज किया था ना लेकिन जिम्मेदारी से जी, जिम्मेदारी से जिएंगे तो आहार और विहार को हम बहुत ठीक से तय कर सकते हैं। हाँ जी, एक शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ मेरा एक फ्रेंड है वो, हाँ तो इत्फाक से उसने कहा कि भी शादी में आपको आना है, तो ठीक है और आना ही पड़ेगा। हम चले गए उसकी शादी में। तो जिस समय उनका शाम का वो नाश्ता चल रहा था, उस समय उसने बोला भाई तू आ गया, बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी हुई है, पर इस नाश्ते को खाना समझ के खा लेना, वरना हमारा तो 12 बजे बाद होगा क्या तो उसी से मुझे वही अपना काम हालत चला। है। हाँ, जबकि ठीक से देखे तो ये शरीर जो है वो प्रकृति का एक अंग है, मतलब प्रकृति की सारी इकाई जैसे है वैसे ये शरीर है। तो उस तरह से देखें तो शरीर के अपने कुछ नियम है जिससे आप आहार और विहार को ठीक से बहुत पहचान के तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रैंडमली जब भी कुछ भी करना चाहे चलते रहेगा। बट मुझे तो कई बार लगता है कि फिर भी बहुत इसकी वो ताकत है शरीर की कि आहार विहार का ये हालत कर देने के बाद भी हम सब जिंदा है। ऐसे देखे तो बेचारा बहुत सह रहा है तो हमको कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके जो नियम है, इसका जो आहार है, इसका जो विहार है, उसको ठीक से तय। हाँ, और थोड़ा बहुत श्रम को भी अपने दिनचर्या में ऐड कर ले।
हाँ, विहार उसको कह रहा है कि आपका पूरा जो डेली रूटीन रहता है वो कैसा है, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने टाइम खाते हैं, वो आपका जो पूरे दिन का रूटीन है वो आपके विहार है। हाँ जी। तो वो दिनचर्या भी प्रकृति के ढंग से होगी ना, भाई जब सूरज उगता है तब कुछ होना है, जब सूरज अस्त होता है तब कुछ होना है, उसका इससे कुछ तो कनेक्शन होगा। बाकी सारे जीव जानवर जब जगते हैं, जब सोते हैं, उस उनका भी कुछ तो पहचाना हुआ है, हमको भी तो कुछ पहचानना पड़ेगा उस हिसाब से। तो बिजनौर में एक संस्थान है जो इस चीज़ से भी जुड़ा है, जो स्वास्थ्य पे बहुत गहरा काम कर रहे लोग। वो लोग एक बहुत छोटा सूत्र बताते हैं कि आहार ही औषधि है और प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। तो आप आहार ही औषधि है इस भाव से यदि खा रहे कि इसका पोषण करना है शरीर का, तो आपका स्वास्थ्य उसी से मेंटेन हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे हैं। हाँ और क्या, ये औषधि तो वो चीज़ है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ हो गई है और अब उसको ठीक करने के लिए आपको एडिशनली कुछ डालना पड़ रहा है। आहार विहार को नियमित रखने का ये फर्क पड़ता है कि हमारी कॉलोनी में एक सोनी जी है, उनकी एज 82 ईयर्स है, उनमें एनर्जी आज भी इतनी है कि एक बच्चे जैसी एनर्जी है। वो पूरे हमारे जो उद्यान है, लव गार्डन जिसको कहते हैं, उसमें आते हैं, सबसे मिलते हैं, अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हैं और व्यवहार कुशल है और अपना जीवन सही तरीके से आज भी जी रहे हैं, है ना। और लगता ही नहीं कि वो 82 साल के हैं। जबकि एक केस को देखेंगे तो ऐसा भी है कि एक व्यक्ति को चमड़ी की बहुत बीमारी हो गई पूरे शरीर पे, तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग पैथीज ट्राई की, सारे लोगों से, अलग अलग डॉक्टरों से मिल लिए, फिर भी चमड़ी की बीमारी ठीक नहीं हुई उनकी। तो बहुत परेशान हो गए कि ये ठीक होगा ही नहीं, अब क्या करें इसको। तो अंत में बहुत उनको जो सूझबूझ वाले कहे ऐसे वैद्य जी मिले, उन्होंने उनकी पूरी दिनचर्या के बारे में पूछा, सारा उनका हिस्ट्री के बारे में पूछ परछ की। ऐसा पूछने के बाद उन्होंने जो दवाई बताई, मतलब जो इलाज बताया, वो ये बताया कि आपका जो घर में अमीर व्यक्ति है, आप तो घर में वो बाथ टब तो होगा ही आपके वहाँ ना, वो बाथ टब में गर्म पानी भर के आपको उसमें बस आधे घंटे या 15-20 मिनट ऐसा कुछ बताया लेटे रहना है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दवाई ट्राई की, इतना ये किया, इससे कैसे ठीक होगा, करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई खर्चा तो है, मतलब खर्च करने का तो प्रॉब्लम था ही नहीं, बट वैसे भी कोई नुकसान तो है नहीं। तो उन्होंने करके देखा और कुछ टाइम में ठीक हो गई बीमारी। तो वो वैद्य जी के पास वापस गए, बोले कि ये कैसे ठीक किया आपने सिर्फ इतने से। तो बोले कि देखिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो आप सोते रहते एसी में, जब तक नहा धो के तैयार होते तब तक एसी में ही रहते हैं घर में, चल के गाड़ी में जाते हैं, मतलब घर से निकल के गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी आपकी एसी वाली है, गाड़ी में बैठ के ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस आपकी एसी वाली है, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी होटल में रुकते हैं कि जो एसी वाली हो, ट्रेन में जाएंगे, विमान में जाएंगे तो एसी वाले कंपार्टमेंट में ऑब्वियसली जाएंगे ना, किसी और मीटिंग में ले गए तो मीटिंग के लिए आपकी सामने वाली पार्टी भी ऐसी है कि जो एसी हॉल में मीटिंग अरेंज करेगी, रात को घर आते हैं, घर में फिर एसी है। तो आप दिन भर पूरा इतना एसी में रहते हैं कि आपके शरीर से पसीना ही नहीं निकल रहा। तो ये पसीना नहीं निकल रहा है, इस कारण से आपको चमड़ी की बीमारी हो गई। तो पसीना निकलता है तो वो चमड़ी के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से कचरा निकाल के निकलता है, तो शरीर की पूरा चमड़ी एकदम क्लीन हो जाती है पसीना निकलने से। बट आपका पसीना ही नहीं निकल रहा, तो सारा कचरा भरा पड़ा है आपके अंदर। तो इसलिए मैंने गर्म पानी में लेटने को कहा कि जिससे वो पानी गर्म अंदर जाके वो कचरा निकाल के ले आए। तो थोड़ा बहुत पसीना बहाइए, आप इतना एसी में ना रहिए, ऐसे सलाह दी उनको। क्योंकि वैसे मनुष्य का जो शरीर है, हाँ वो उसी हिसाब से बना है, पशु पक्षियों का हुआ, जानवर का हुआ, उसी तरह मनुष्य का है। पहले जब लोग सर्विस नहीं करते थे या ये इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग घूमते थे, फिरते थे, खेतों में काम करते थे, उत्पादन करते थे, वही खाते, मतलब चलते फिरते काम करते रहते थे। अब वो श्रम नहीं होता है,
इसी वजह से पसीना नहीं निकलता है, जिस वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। हाँ। तो पसीना निकलना जरूरी है, दिन में एक बार पसीना निकालें किसी भी तरह, दौड़ के, व्यायाम करते या कुछ घर के काम करके। आजकल जो बाइयाँ हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हैं, वो जो बाइयों को रखे हैं वो बीमार हैं। ऐसा ही है, हाँ, सही बात अगर है। घर में 2 टाइम पोंछा भी लगाएं तो स्वस्थ रहेंगे, चाहे महिला हो या पुरुष है। लेकिन पुरुष घर का काम नहीं करते हैं, वो महिलाएं भी नहीं कर रही हैं। काम करने के लिए दूसरे बुलाते, वो 10 घरों में काम करती हैं, स्वस्थ रहती हैं। है ना। तो हमें जहाँ तक हो सके अपना काम स्वयं करें। कपड़े धो लें, तो कपड़े धुलने से भी व्यायाम होता है, हाथों की एक्सरसाइज होगी। कि घर के सारे काम को देखेंगे तो सभी एक तरह के एक्सरसाइज ही है, मतलब, है ना। किसी में कलाइयों की हो जाती है, किसी में कमर की, किसी में घुटनों की। ठीक है, तो इस पर और भी सोचिए। ये भी बहुत ऐसा मुद्दा है कि जिसको गंभीरता से सोचने की और अप्लाई करने की भी ज़रूरत है, शरीर के साथ जिम्मेदारी से जीने वाले भाग को, है ना। लौट के आते हैं इस बात पे कि यदि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि ये जो शरीर की ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा करके मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ। जैसे कि शरीर को जो भोजन चाहिए वो भोजन से मैं सुख पालूँ, शरीर को जो कपड़े चाहिए वो ऐसे कपड़े चूज़ करूँ कि जिससे मुझे सम्मान मिल जाए, शरीर को रहने के लिए जो घर चाहिए वो घर ऐसा बना लूँ कि मोहल्ले में ऐसा किसी का ना हो, जो भी पास से गुजरे देखता रह जाए। यदि ऐसा करने में लगा हूँ तो मुझे थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि ये शरीर का जो सारा मामला है या वस्तुओं का जो सारा मामला है वो सब लिमिटेड है, और मुझे जो चाहिए वो निरंतर चाहिए, असीमित चाहिए। तो ये सीमित जो है उससे असीमित ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। ये एक सिंपल लॉजिक है। जो सीमित है, जो लिमिटेड है, उससे ये असीमित निरंतर ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। मतलब आप दोनों तरह से कह सकते कि जो सीमित है उससे असीमित ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नश्वर है उससे निरंतर ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो जैसे आप यदि ये तय कर ले रहे हैं कि मुझे खाना खा के सुखी होना है, तो कितना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे कि जिससे आप सुखी बने रहे? उसमें आप खाने की लिमिट को तय कर पाएंगे क्या? आप यदि ये तय कर रहे कि मुझे ये कपड़े ऐसे पहनने के जिससे मुझे सम्मान मिल जाए, तो सम्मान तो निरंतर चाहिए, हर वक्त चाहिए। और एक ही तरह का कपड़ा, एक ही तरह का जूता आपको कितनी बार सम्मान देगा, कितने टाइम तक सम्मान देगा? हर बार नया चाहिए। तो आपको हर बार नया चाहिए। कहाँ से? हाँ, ये सम्मान की जो भाव एक दिमाग में बन गया है, स्पेशली हु आर मिडिल पर्सन, हाँ, जो आर्थिक से मजबूत आदमी हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ साइकोसिस, एक बीमारी है ये। हमने आपके कहने से ही समझा सम्मान। वही तो, सम्मान सही मायने में क्या है उसकी तो हम बहुत विस्तार से बात करेंगे आगे। सम्मान यहाँ से जुटा रहे तो पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब आप कितना बड़ा घर बना लेंगे कि जिससे आपका सम्मान निरंतरता में सुनिश्चित हो जाए? आप कौन सी गाड़ी ला देंगे जिससे आपका सम्मान निरंतरता में सुनिश्चित हो जाए? कभी नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई किसी ना किसी की गाड़ी आपसे अच्छी रहेगी, मकान भी बड़ा रहेगा। इनफैक्ट आप ये भी कल्पना करके देखिए कि आप जिस एक गाड़ी को लाने के लिए 10 साल तक मेहनत करते रहे, पैसे बचाते रहे, पूरा शरीर तोड़ दिया आपने मेहनत कर करके, कंजूसी कर करके पैसे बचाए, वही गाड़ी जब आप खरीदते हैं कुछ क्षण तो आवेशित होते हैं, और जैसे शोरूम से बाहर निकलते हैं सामने से ही कोई उससे महंगी और चमचमाती कार निकल जाए तो आपकी 10 साल की मेहनत का फल 10 सेकंड भी चलता है क्या? अब बहुत मेहनत करके 2-3 घंटे बाजार में घूम के जो कपड़ा ले आए थे, पहन के जैसे ही अभी कमरे से बाहर निकले और परिवार वाला ही कोई कह दे नहीं ठीक लग रहा, क्या करेंगे? तो इसी को थोड़ा ठीक से देखेंगे ना। तो यदि इससे सुखी होना चाहते हैं, इससे सम्मान पाना चाहते हैं, तो देखेंगे कि आपको ये सुविधा का संग्रह, मतलब सुविधा नई नई जुटाते रहना और चीज़ों का संग्रह करते रहना,
इसकी कोई सीमा नहीं आएगी, ये आपको असीमित करना पड़ेगा यदि आपको निरंतरता में इसे सुखी समृद्ध रहना है, सुखी सम्मानित रहना है तो, जो कि संभव है क्या? नहीं है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको हर वक्त लगे रहता है कि मैं दरिद्र हूँ। तो इसी को देखेंगे तो इसमें एक चक्र भी होता है जो इस स्लाइड में नहीं है, उसको मैं बोर्ड पे बना देता हूँ फिर ना। आप जो है बहुत मेहनत करके सुविधा जुटाते हैं, है ना, ठीक है। बहुत मेहनत करके सुविधा जब जुटाते हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये तो जो है कम पड़ रही है, क्योंकि आप उससे सुखी हो नहीं पा रहे, है ना। तो आपके भीतर लगता है कि उससे अतृप्त है हम, भाई जितनी सुविधा जुटा ली, जितना कुछ हमने पा लिया, ये पूरा नहीं पड़ रहा, अतृप्त है। तो आपको क्या लगता है? अभाव महसूस होता है। मतलब आपके भीतर अभाव का भाव बनता है कि ये तो कम पड़ रहा है, और चाहिए, और चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा सुविधा जुटाएंगे और जुटाने में लग जाएंगे। तो ज़्यादा सुविधा जुटाएंगे, उससे भी तृप्त हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। एक लेवल के बाद लगेगा कि इससे तो सुख नहीं मिला, आपको लगेगा अभाव है, कम पड़ रहा है, और चाहिए, और जुटाएंगे, वो भी पूरा पड़ेगा क्या? तो ये एक कुचक्र है या सुचक्र है? कुचक्र है ये। कुचक्र कभी है। पूरा नहीं होगा। हमको बहुत ध्यान से, हिम्मत से, मतलब थोड़ा हिम्मत करके देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगी भी इस कुचक्र में तो नहीं फंस गई। कि जब आपको कभी अहंकार हो जाए कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया, बहुत धनाढ़ हो गया, से ऊंचे वाले को देखिए कि उससे तो हम नीचे ही हैं अभी। वो जब आपको हीन भावना होने लगे कि भाई हम तो बहुत गरीब हैं, ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, तो अपने से नीचे वाले को देखिए, तो वही हम तो, सुखी रह सकते बट हैं। अभी भी ये ऊपर नीचे वाला भेदभाव ही क्यों करना है? हम तो ये कह रहे हैं आप सीधा सीधा ये देखिए कि आपको चाहिए कितना। ये दूसरों से कंपेयर करने क्यों जाना है हर बार? वही तो, मतलब वो उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है, बट वो आशय ये है कि आप तय करिए कि आपको जितना चाहिए उतना है कि नहीं है आपके पास। इंडिपेंडेंटली तय करिए कि आपको कितना चाहिए। तो ये ऐसी बात है कि आपने तय कर लिया कि इतना चाहिए तो इसको जुटा पाएंगे, उसको भर पाएंगे। यदि आपने तय ही नहीं किया कितना चाहिए, बेस ही नहीं है, तो कितना भर लेंगे? तो इसी को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इस कुचक्र में फंस गए हैं, क्योंकि हम सुविधाओं से सुखी होना चाहते हैं, ये जो सारा सामान है उससे सम्मान पाना चाहते हैं, जबकि हमने देखा था कि ये ज़रूरतें अलग है, इसको शरीर के लिए जुटाना है। मेरी ज़रूरतें अलग है, वो मुझे सही समझ से, सही भाव से पूरी करनी है। इतना स्पष्ट हो रहा है? ये जो शरीर है, शरीर की भी ज़रूरतें तो है, उसको भी जुटाना है, बट उसको शरीर के पोषण संरक्षण के लिए, शरीर के सदुपयोग के अर्थ में तय करके जुटाए। जो मेरी ज़रूरत है वो तो सही समझ से, सही भाव से पूरी होती, सुखी तो वहाँ से हुआ जाता है। वस्तुओं से सुखी होने का प्रयास करेंगे तो यही कुचक्र में फंसे रहेंगे। कितना भी जुटा लेने पे लगेगा कि अभी भी कम पड़ रहा है। तो लौट के देखे तो सार बात इतनी है कि मैं इस शरीर को निर्णयपूर्वक चलाता हूँ, तो शरीर के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को देखे तो ये शरीर का उपयोग, सदुपयोग करना है, पोषण संरक्षण करना है, उसका जो मेरे में भाव सुनिश्चित होना है उसको कहते संयम का भाव। संयम के भाव से आप देखेंगे तो शरीर की ज़रूरतों को तय किया जा सकता है, उसको पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन वो शरीर की ज़रूरतों से, वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, वो सामान से आप सुख वाली ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, आप सम्मान वाली ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, तब तो वो तय होना बड़ा कठिन है कि कहाँ जाके आपका सम्मान सुनिश्चित होगा, कितनी मेहनत से उसमें आप सुख तय कर पाएंगे। और उसके फिर बहुत सारे जुगाड़ आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं।
जिसमें आपको लगता रहे, ये भ्रम होता रहे कि हाँ निरंतरता हो गई, बट भीतर तो पता है कि नहीं हुआ पूरा, वो अतृप्ति तो बनी रहती। तो उसी को ठीक से करने जाएंगे तो स्वास्थ्य भी मेंटेन करना आसान लगता है। आहार विहार से, श्रम से हो सकता है, आसान प्राणायाम से हो सकता है, और समृद्धि वाले भाग को भी आवश्यकता सुनिश्चित करके उससे अधिक जुटा के पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ तक रखते हैं, कोई प्रश्न ना हो आपका तो, है ना।